नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विन टुडे विद रश्मि में। वंस अगेन वी आर बैक विद पार्ट 4 ऑफ इनसाइट्स करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ द मंथ ऑफ जून 2023। तो अपन इसको कवर कर रहे थे और उसके अंदर में उसको आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं इसे ख़त्म करने की। इट इज़ अ वेरी लेंथी मैगजीन ऑफ अराउंड 200 पेजेस। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स जो आ सकते हैं उनको कवर करा है। तो अपन इनको बार बार ऐसे बैठे बैठे सुनते ही रहेंगे तो अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने को याद हो जाएंगी। तो चलिए, अगला जो टॉपिक है जो अपन आज पढ़ने वाले हैं वो है अर्बन सेंटर्स को एक्सेसिबल बनाने की बात करी गई है। अर्बन सेंटर्स एक्सेसिबल नहीं है क्या? हाँ, नहीं है। किसके लिए नहीं है? इट इज़ फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में अपन बात करेंगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी ईजी हो जाए। अब बात करते हैं इंक्लूसिव सिटीज़ की ज़रूरत क्यों है। आप समझो कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 3 में से 1 जना जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। और ऊपर से अगर कोई कैलामिटी आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई झड़प हो जाए, उससे इन लोगों की संख्या रेगुलर बढ़ रही है। वी एक्सपेक्ट कि 8 मिलियन जो पीपल हैं दे आर ऑलरेडी लिविंग इन सिटीज़ एंड दे आर PWDs. Okay, so this share is rising and we need an innovative technology and information communication technology जो कि इनकी लाइफ को शहरों में रहना इजी कर दे कंपेरेटिवली। आप जानते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस है कि मानसी जोशी जो जिनको डबल लेग एम्पुटेशन से जाना पड़ा था क्योंकि इनका रोड एक्सीडेंट हो गया था 22 साल की उम्र में, तो इनको डबल लेग एम्पुटेशन के थ्रू जाना पड़ा। उसके बाद में शी बिकेम अ पैरा बैडमिंटन प्लेयर। सो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसका एडवांटेज इंडिया को क्या होगा कि इंडिया अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी, इस फील्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में ऐसा एक पाइनियर के रूप में निकल के आ सकता है कि हम एक इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी, रेजिलियंस को डिलीवर करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि देखिए, आप इन्वेस्टमेंट जब लेकर के आना चाहोगे इस फील्ड में कि आप इनोवेटिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, आप एंटरप्रेन्योर्स को बोलेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज ये एक लिमिटेड पॉपुलेशन को केटर करता है। आप समझो कि जब बिजनेस प्रॉफिटेबल तभी होता है जब उसके पास में लोग ज़्यादा हो। सो व्हेन पीपल विल बी मोर ओनली देन माय डियर फ्रेंड्स द बिजनेस वुड बी प्रॉफिटेबल। अब जब लोग ही कम हैं कंपेरेटिवली तो फिर उस केस के अंदर में बिजनेस थोड़ा अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज, हमने जो स्टेप लिया है वो क्या है, अब इनको नाम है ये, इनको रट लेना, समझाने जैसा कुछ नहीं है। नंबर 1 इज स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड्स। तो हमने इस तरह के चैलेंजेस को लॉन्च किया कि आप स्मार्ट क्या सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। इंक्लूसिव सिटी का हम अवार्ड देने लगे उन सिटीज़ को विच आर वर्किंग गुड इन द फील्ड ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्राउड सोर्सिंग ऑफ टेक बेस्ड सोल्यूशंस एंड इनोवेशंस आर बीइंग डन फॉर एड्रेसिंग सिटी लेवल एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन चैलेंजेस। इसके अलावा एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया है, ये G20 का पार्ट है। तो ये स्टार्टअप 20 जो ग्रुप है, एंगेजमेंट ग्रुप है, तो अपन एंगेज करेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से बातचीत करेंगे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। और ये एक स्टार्टअप का ग्रुप है, स्टार्टअप्स मतलब हम हमारे यहाँ पे एंगेज करेंगे उनको, हम स्टार्टअप्स लेकर के आएंगे फॉर PWDs। ओके, देन यू हैव डिजिटल इनोवेशन अलायंस DIA। डिजिटल इनोवेशन अलायंस जो है ये मीटी ने लॉन्च करा है जिससे हम इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर के आएँ for these PWDs and get them something good। अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप है, एक अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये सब G20 के अंदर में है, ठीक है। द डिजिटल इनोवेशन अलायंस, द स्टार्टअप 20, द अर्बन 20। तो नाम याद रखो, स्टार्टअप 20 स्टार्टअप्स के लिए, अर्बन 20 ये एक ऐसा एंगेजमेंट ग्रुप है जिसमें हम आपस में एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। अच्छा, आपने ऐसा करा, अच्छा हम भी ऐसा करेंगे, हमने ऐसा करा, अच्छा आप भी ऐसा करिए। तो इस तरह से जो एक दूसरे की अच्छी चीज़ें हैं विच कैन मेक सिटीज़ एक्सेसिबल फॉर PWDs, तो उनके लिए ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप G20 के अंदर में, इसकी थीम है कैटलाइजिंग डिजिटल अर्बन फ्यूचर्स। ओके, ये चालू करा गया है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है जो कि आर्टिफिशियल लिम्स बनाता है। 1972 में ये बनाया गया था और ये PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। और इनका काम है मैन्युफैक्चर करना और सप्लाई करना असिस्टिव डिवाइसेस फॉर PWDs। ओके, वे अहेड किया है। स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते बिकॉज इट इज़ अनप्रॉफिटेबल। एंड सेकेंड, थोड़ा बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की लेकर के आइए कि थोड़ा इंक्लूसिव
एंड एक्सेसिबल इंडिया हमारा बन सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर अपन बात करें जो अपन बाहर देखते हैं, तो वन इज़ स्मार्ट सिटीज़ लाइक भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर जो सिटी है उसका नाम है भुवनेश्वर। इन्होंने यहाँ पे इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, मतलब इनके ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस करे हैं विच हैज़ मेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल फॉर PWDs। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ सेंस, इंक्लू मैप्स, एक्सेसएबल एंड माई उड़ान। ये सब असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि PWDs को सपोर्ट, उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो आप इनको याद कर लो, वापस से बोल लो एक बार। फिफ्थ सेंस, पांचवा सेंस है ना, इंक्लू मैप्स, एक्सेसएबल एंड माई उड़ान। ओके, उड़ान मतलब उनकी भी उड़ान चलती रहे, एक्सेस तो हम चाहते हैं एक्सेस हैं और आप एबल हैं। इंक्लू मैप्स, एक ऐसे मैप बनाए जो आपके लिए भी थोड़े हेल्पफुल हों। और फिफ्थ सेंस, इस तरह का हमने बनाया है। कंक्लूजन में इन्होंने लिख दिया है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हम अपने SDG टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे। ये एक इंक्लूसिव होगा। अमृतकाल में हमने जो सोचा था वो अचीव हो जाएगा। इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल इंडिया बाय 2047। ये अमृतकाल का वो है एम, ठीक है, अमृतकाल इनिशिएटिव का। अब आगे चलते हैं। US बैक टू यूनेस्को। बैक टू यूनेस्को मतलब पहले चला गया था कहीं, हाँ चला गया था, हुआ गया था यूनेस्को। अब अमेरिका कह रहा है कि मैं फिर से रीजॉइन करूँगा यूनेस्को को, और इसका पुराना जो भी ड्यू हो रहा है इतने सालों का $600 मिलियन का, मैं वो भी चुका दूंगा यूनेस्को को। हुआ क्या था 1945 के अंदर में अमेरिका ने यूनेस्को को ज्वाइन किया था, ठीक है। यूनेस्को क्या है? UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करती है, ठीक है। और इस टाइम पे इन्होंने उसको क्यों ज्वाइन करा था? क्योंकि इनको लगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड दे सॉ दैट यूनेस्को जो है ये उनके एरियाज़ को, उनकी वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, तो इन्होंने उसको ज्वाइन करने के बारे में सोचा, ठीक है। 1984 के अंदर में जब रीगन का एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो ये फर्स्ट टाइम अपने आप को विड्रॉ करते हैं यहाँ से, और इनको लगा कि तुम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो, और अब तुम तो मतलब USSR, उस टाइम पे जो USSR था उसके प्रति बायस्ड हो। 2003 के टाइम में, बुश के टाइम में इन्होंने फिर से रीजॉइन करा, और फिर से इनको ऐसा लगा नहीं हमें मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स चाहिए, इसलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं यूनेस्को को। तो 2003 में इन्होंने फिर से ज्वाइन करा। 11 के अंदर में क्या हुआ था? 11 में पैलेस्टाइन को एडमिट कर दिया गया था। पैलेस्टाइन जो है उसको यूनेस्को की मेंबरशिप दे दी गई। पैलेस्टाइन को जब यूनेस्को की मेंबरशिप दे दी गई तो ये दो देश, अमेरिका और इजराइल, इन्होंने कहा कि अब तो हम तुम्हारे को पैसा ही नहीं देंगे, क्योंकि यूनेस्को को फंडिंग जाती है, हर देश फंडिंग करता है, तो इन्होंने कहा कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अब जो जिस प्रपोर्शन में फंडिंग करता है ना, उसको उतने ही प्रपोर्शन में वोटिंग राइट्स मिलते हैं यूनेस्को में। ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की तरह नहीं है कि सबके पास में 1 वोट है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जितना पैसा दोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, इनके वोटिंग राइट्स चले गए। मेंबरशिप अभी भी बरकरार है, 2011 की बात है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन, कि पैलेस्टाइन को क्यों एडमिट करा। 17 के अंदर तो ट्रंप ने कह दिया कि हम निकल रहे हैं, तो अब इन्होंने सेकेंड टाइम विड्रॉ करा है यहाँ से। और इनका ऐसा मानना था कि यूनेस्को जो वो एंटी इजराइल है, पैलेस्टाइन को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इजराइल को नहीं करता है। तो उनको वो चीज़ ऐसा लगा, दे एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स कि अब इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो तुम्हारी कम हो गई है, तुम इतने इफेक्टिव हो नहीं। अब 2023 के अंदर में बाइडेन साहब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रीजॉइन करेंगे, और रीजॉइन करने के बाद में, और इनका एम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले कि उनको चाइना के जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना है यूनेस्को में। यूनेस्को में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसके अलावा दे वॉन्ट टू कोऑपरेट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनका एम है कि अपने जो इंटरेस्ट है उनको थोड़ा असर्ट कर सके यूनेस्को में। ये निकल गए हैं तो अब इनका इंटरेस्ट देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, तो चाइना अपनी मनमर्जी चला रहा है, और वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही। अब USA को अगर यूनेस्को को रीजॉइन करता है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, फाइनेंशियल बूस्ट। US जो है ये 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता था फंडिंग में पहले, मतलब अगर यूनेस्को को 100 रुपये मिल रहे हैं तो इन 100 रुपये में से 22 रुपये तो सिर्फ अमेरिका देता है, तो इतना पैसा उनके पास कम हो गया, तो वापस से फंडिंग आने लगेगी। साथ में ग्लोबल लीडरशिप, अपने साथ में जो अमेरिका है ये बहुत सारे रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज़, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब कुछ लेकर के आता है। चाइना को काउंटर बैलेंस करने में हमारे को हेल्प मिलेगी। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, सब एक दूसरे के साथ में इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करो और अपने डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करो, डिप्लोमेसी में स्ट्रेंथ आएगी। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में भी यूनेस्को का इंपॉर्टेंट रोल है, तो अमेरिका भी उसमें
अपना पैसे के थ्रू और अपनी सपोर्ट के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा साथ पूरे वर्ल्ड का साथ देगा, यूनेस्को का साथ देगा। और साथ में यूनेस्को जो यूएस वापस से री एंगेज करेगा, तो हम वापस से क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को लेके बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे बात कर पाएंगे। अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो यूनेस्को के बारे में बात करते हैं कि यूनेस्को जो है 1945 के अंदर में बना था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर में है। इसको पीटी के लिए, प्री के लिए याद कर लेना। और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ठीक है। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में यूनेस्को बन गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस लेकर आना चाहते हैं, शांति लेकर आना चाहते हैं, और साथ में एजुकेशन, साइंस और कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। ESC, एजुकेशन, साइंस, कल्चर। इसकी जो मेंबरशिप की बात करें, इसमें 193 मेंबर्स हैं और इसके अंदर 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसको याद कर लेना, इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। 3 ऐसे मेंबर्स हैं यूनेस्को के जो यूएन के मेंबर्स नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, लेकिन यूनेस्को के हैं। और वो 3 जने कौन कौन है? नंबर 1 इज़ द कुक आइलैंड, नंबर 2 इज़ द न्यूई एंड द थर्ड वन इज़ पैलेस्टाइन। इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन और होता है, डोंट नो, बट इट इज़ NIUE एंड द थर्ड इज़ पैलेस्टाइन। ये यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। और 3 यूएन के मेंबर्स हैं जो यूनेस्को के मेंबर नहीं हैं अभी तक। एक तो यूएस है, भाई वो आउट हो रखा है, सोच रहा है ज्वाइन कर रहा हूँ वापस, अभी करा नहीं है, तो यूएस है। दूसरे नंबर पे इजराइल है और तीसरा है लाइचेस्टीन, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएन में हैं, यूनेस्को में नहीं है, और 3 ही कंट्री हैं जो यूनेस्को में हैं, यूएन में नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ अ 3-3 गेम। गवर्नेंस की बात करते हैं तो इनके अंदर में भी जैसे यूएन के अंदर में जनरल असेंबली होती है, यहाँ पे जनरल कॉन्फ्रेंस होती है और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एजुकेशन, जहाँ में प्री स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक कवर करते हैं। हेरिटेज को, क्रिएटिविटी को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, है ना। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ, ये फोस्टर दे मतलब उसको प्रमोट करते हैं क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जर्नलिस्ट की सेफ्टी होनी चाहिए, कोई हेट स्पीच वगैरह ऑनलाइन आप नहीं फैला सकते हो। और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन फैला कर लोगों को गुमराह करने वाला काम भी ये रोकते हैं। ग्लोबल प्रायोरिटीज़ क्या हैं? यूनेस्को की ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में फैलाने वाली प्रायोरिटीज़ यही हैं, जिसमें सबसे पहले ही फोकस करते हैं अफ्रीका पे, और दूसरा इनका एम है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें, महिलाओं और पुरुष के बीच में समानता आनी चाहिए। ये इनकी ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो उन्होंने चला रखे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैब ऑफ कोर्स, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और उसकी जो लिस्ट है वो ये लोग निकालते हैं, और यूनेस्को प्राइज़ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन भी ये लोग देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनका नाम पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क्स प्रोग्राम, ये यूनेस्को चलाता है, मतलब जियो साइंस और जियो पार्क का प्रोग्राम। एक इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम भी ये चलाते हैं। एक पानी का असेसमेंट करने का प्रोग्राम चलाते हैं। जेंडर इक्वालिटी तो इनका एजेंडा ही है, तो जेंडर इक्वालिटी एक्शन प्लान चलाते हैं। जेंडर व्यूज़ एंड यूनेस्को प्राइज़ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन, तो महिलाओं के लेके 3 प्रोग्राम है इनके। जेंडर इक्वालिटी एक्शन प्रोग्राम, दूसरा है जेंडर व्यूज़, और तीसरा है यूनेस्को प्राइज़ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन से रिलीज़ करते हैं ये तो भैया याद कर लेना, यहाँ पे मैं L लिख रही हूँ। याद करने का मतलब ये है, यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। एजुकेशन में वर्क करता है, साइंस में वर्क करता है, कल्चर में वर्क करता है, तो इट साइंस रिपोर्ट निकालता है ये। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालता है। मैकब्राइड रिपोर्ट ऑफ 1980 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय यूनेस्को। कोई पूछे मैकब्राइड रिपोर्ट किसने निकाली है? यूनेस्को ने निकाली है, तो याद रखना इसको। तो साइंस के लिए निकाली साइंस रिपोर्ट, एजुकेशन के लिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एक मैकब्राइड रिपोर्ट निकाली है, और एक और निकाली है उन्होंने एजुकेशन के लिए, यूनेस्को स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। ये स्पेशली इंडिया के लिए निकाली है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। और देखो इसमें भी किस पे फोकस किया है? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, इनके एजुकेशन पे इनके लिए एक रिपोर्ट निकाली है। तो इसको याद रख ही लेना कि यूनेस्को ने हमारी एजुकेशन के लिए रिपोर्ट निकाली है, एंड दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ओके। यूनेस्को एंड इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया जो है हमारा, हम इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, यानी जब ये बना था तब से इसके मेंबर हैं, है ना। थ्रू इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन, मतलब हमने यहाँ पर एक बॉडी बना रखी है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन, और ये यूनेस्को के साथ में कोलैबोरेट करता है, ठीक है। और इंडिया जो है ये इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज़ में भी रहा है। 2003 की कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर द ईयर 2022 से 2026 साइकिल का,
ठीक है। तो हम इसके अभी मेंबर हैं यूनेस्को किसके, इस हेरिटेज वाले के। इंटेंजिबल कल्चर, टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह की हेरिटेज होती है। टेंजिबल हेरिटेज तो जैसे आपका ताजमहल, और इंटेंजिबल हेरिटेज जो दिखती नहीं है, मतलब इट कैन नॉट बी टच्ड बट इट इज़ अ हेरिटेज। फॉर एग्जाम्पल योर कल्चर, दैट इज़ अ हेरिटेज, ठीक है। कोई डांस फॉर्म है, दैट इज़ अ हेरिटेज, ठीक है। तो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी इंडिया मेंबर है 2022 से 2026 के साइकिल में। यूनेस्को इंटरनेशनल प्राइजेज एंड इंडिया की बात करते हैं तो यूनेस्को में मदनजीत सिंह प्राइज है एक, दिस इज मदनजीत सिंह प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। तो ये जो प्राइज है मदनजीत सिंह प्राइज, ये टॉलरेंस और नॉन वायलेंस के लिए दिया जाता है। और एक यूनेस्को का कलिंगा प्राइज है, ये साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए दिया जाता है। अब कलिंग वर्ड सुन करके ऐसा मत सोचना कुछ युद्ध से रिलेटेड होगा या टेक्नोलॉजी से होगा रिलेटेड, नहीं, ये कोई युद्ध और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये साइंस से रिलेटेड है। और मदन जीत है, मदन जीत गया, लेकिन किससे जीता है, नॉन वायलेंस के थ्रू। तो नॉन वायलेंस और टॉलरेंस के लिए अवार्ड यूनेस्को देता है। यूनेस्को की सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं। देखो सक्सेस स्टोरी ये है कि अब तक वो 1050 से भी ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 167 कंट्रीज़ में प्रोटेक्ट करने में सफल रहा है, ठीक है। अर्ली सुनामी वार्निंग जो होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, क्वालिटी एजुकेशन, और ये जो तिम्बकतू में मसौलिया में ना उनका रिकन्स्ट्रक्शन करवाया है इसने। एक सीसम वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरी भी इन्होंने लॉन्च करी है मिडल ईस्ट के अंदर में। और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जर्नलिस्ट की किलिंग को कंडेम करते हैं। अंगोर का वाट टेम्पल कंबोडिया वाला जो है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया था क्योंकि पहले वो डेंजर में, तब उसको उससे बाहर निकाल दिया गया। यूनेस्को पब्लिश जनरल हिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये हिस्ट्री भी पब्लिश करते हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, अफ्रीका, एशिया, इस्लामिक कल्चर एंड द कैरेबियन एक्सेट्रा। इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं एंड स्टेट पार्टीज टू इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन। यूनेस्को बिंग्स यूथ नेटवर्क है, और इसने ऑलमोस्ट, अगर आप टोटल जो इसकी साइट्स आती हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उसमें एरिया देखो तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया, यानी ऑलमोस्ट चाइना के बराबर का एरिया, पूरे चाइना देश के बराबर का एरिया इस यूनेस्को के अंदर में कंजर्व्ड है, तो इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग साइट्स। What are the aims and objectives of McBride Commission of UNESCO? What is India's position on these? ये McBride रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनेस्को निकालता है। अब इसका आंसर तो आप यहाँ से तो लिख नहीं पाओगे, अगर उधर से पढ़ लो कहीं पर तो फिर पढ़ करके लिख देना। आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को जो है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन बेस्ड इन NYC, ठीक है। UNESCO implements its activities through 5 program areas: education, natural sciences, social and human sciences, culture, communication and information. It also designates biosphere reserves under the program on man and biosphere, that is MAP program. Which of the following is incorrect? Incorrect कौन सा है? तो इसमें से incorrect है 3. इट डज नॉट डेजिग्नेट्स बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक कंट्री खुद डेजिग्नेट करता है, वो किसी को डेजिग्नेट नहीं करता। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की और इन सारी फील्ड्स में तो काम करती है। तो वेरी बस यहाँ पे बस हल्का सा क्या मैप बोल के आपको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि मैप प्रोग्राम तो यूनेस्को का है, लेकिन बायोस्फीयर को डेजिग्नेट करने का जो काम है वो इट इज़ नॉट ऑफ यूनेस्को, ठीक है। देन यू हैव PLI स्कीम, इकोनॉमी का टॉपिक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे उतना तुमको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हारा मतलब तुम पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आओ प्रोडक्शन में। PLI स्कीम में कंपनीज जो होते हैं इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है या रिवॉर्ड दिए जाते हैं आपके प्रोडक्शन, आपके सेल की बेसिस पे। आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, सेल ज़्यादा करोगे, आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। तो दिस एनकरेजेस कंपनीज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। इसकी वजह से कंपनीज को लगता है चलो अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करो, इससे कंट्री की हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। और क्यों, इनको ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे भी करके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करें, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हम जो इतना सारा इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ रहा है वो हम कम कर सके। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी हम जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उसकी जगह में हम जो इतना सारा इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम कुछ एक्सपोर्ट करें, या कम से कम एक्सपोर्ट ना करें तो इंपोर्ट तो ना ही करें, ठीक है ना। एटलीस्ट एक इक्विवेलेंस में तो आ जाए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इनिशियल टारगेटेड इंडस्ट्री, शुरू में जिन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करा गया था ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का सा देख लो कि मोबाइल इंडस्ट्री है, बिजली वाली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऑटोमोबाइल है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, IT का हार्डवेयर है, टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल्स है, सोलर मॉड्यूल्स जो बन रहे हैं,
मेटल एंड माइनिंग है, टेक्सटाइल एंड एपरल है, वाइट गुड्स, बड़े वाले जो महंगे गुड्स होते हैं ना, लंबे टाइम तक चलते हैं, ड्रोन्स हैं जैसे आपका फ्रिज, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं। इस तरह के सेक्टर्स को इन्होंने शुरू में टारगेट करा था और इन्होंने इंसेंटिव दिया था कि इंक्रीमेंटल सेल्स के बेसिस पे आपको 1% से लेकर के 20% तक इंसेंटिव दिया जाएगा, फ़ायदा दिया जाएगा, है ना, 1% से 20% तक। इसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जैसे कुछ सेक्टर्स के अंदर में इन्होंने बोला कि ये तो है ही है, उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देते हो इन द टर्म ऑफ इंसेंटिव इज बेस्ड ऑन सेल परफॉर्मेंस एंड लोकल वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन आप कर पा रहे हो अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अगर पिछले 5 साल तक कंसिस्टेंटली आपने कुछ अच्छा परफॉर्म करा हो तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दिया जाएगा इस 1 से 20% के अलावा। ठीक है, सक्सेस ऑफ PLI स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो PLI स्कीम जो है ये DPIIT का जो डेटा है वो ये कहता है कि इससे हमारा FDI बढ़ा है, हमारे यहाँ पे FDI ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हम यहाँ पे आके वो करेंगे तो एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो हमको बेनिफिट भी उसका मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे FDI ज़्यादा आने लगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉर द ईयर 21-22 की कह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे FDI आया है वो आया है इसमें मेडिकल अप्लायंसेज में, है ना, मेडिकल अप्लायंसेज में FDI आया है। सेकेंड ड्रग्स में आया है, मतलब पहले तो बीमारी को पता करने के लिए ऐसा मानो एक CT स्कैन MRI की मशीन आई, तो मेडिकल अप्लायंसेज। फिर वो मशीन में ऐसा निकल गया कि आपके कोई फलानी बीमारी है तो आपको उसके लिए दवाइयाँ चाहिए, तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 2। और तीसरा फिर आपको कह देंगे अब नारियल पानी वानी पिया करो, तो फूड प्रोसेसिंग वगैरह। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा लिंक विंक करो और याद रखो कि सबसे ज़्यादा FDI किस में आया है। वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने 20% वैल्यू एडिशन पिछले 3 साल में लोकली करा है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो भी इससे बढ़ा है। हमने बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ पहले हम बेचा करते थे, तो उसकी जगह हाई वैल्यूड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बना करके उनको एक्सपोर्ट करा, और हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ से हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इन्वेस्टमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऑलमोस्ट इतना इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है कुल मिलाकर के, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है 3.25 लाख लोगों को। ठीक है, इंडियन फार्मर्स को भी बूस्ट मिला है, MSMEs को भी बूस्ट मिला है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो इसका इम्पैक्ट फार्मर पे आएगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, उसको ज़्यादा नीड पड़ेगी कि वो अच्छी अच्छी क्रॉप्स ग्रो करे, फिर उनकी जो क्रॉप्स हैं उनको बड़ी कंपनीज डायरेक्टली हो सकता है खरीद लो, तो इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स एंड MSMEs। What is the ground reality is yet unclear, there is no data. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो 60% इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अचीव करा हमने टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में जो हम पहले इम्पोर्ट करते थे, मान लीजिए हम 100 यूनिट्स इम्पोर्ट करते थे, तो तब हम 40 ही कर रहे हैं, 60% तो हमने टेलीकॉम सेक्टर में अचीव कर लिया है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ग्रोथ इन द ड्रोन सेक्टर, ड्रोन्स का जो टर्नओवर है ये 60 टाइम जंप कर गया है PLI स्कीम में, मतलब हमारे यहाँ पे ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त हो रहा है। हाउएवर नाउ ड्रोन्स आर बैंड इन इंडिया विदाउट लाइसेंस। फिर रिडक्शन इन इम्पोर्ट्स हमारे कम हुए हैं फार्मा सेक्टर में भी, तो फार्मा सेक्टर में कम हुए हैं, टेलीकॉम सेक्टर में कम हुए हैं, ड्रोन्स में तो हमने बहुत ही गजब का टर्नओवर लेकर के आए हैं। उधर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उसकी वजह से हमारे फार्मर्स पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 3.65 लाख करोड़ जो है हमने करा है, जिसकी वजह से 3.25 लाख लोगों को हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। इसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखो, चैलेंज सबसे बड़ा जो है ना वो यही है कि क्लैरिटी नहीं है ना। जैसे इन द इलेक्ट्रिक ऑटो इंडस्ट्री फर्म्स आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी ऑन इंसेंटिव्स कि भाई हमको कितना इंसेंटिव मिलेगा, ये जनरली फर्म्स को पता नहीं है, और जो फिर बोला जाता है उतना डिस्पर्स भी नहीं होता है, लैक ऑफ डिस्पर्समेंट, मतलब क्लेम वो कर रहे हैं कि हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए कितना, 600 करोड़ का, है ना, नहीं क्लेम कर रहे हैं इतना 3,500 करोड़ का, और मिल रहा है कितना 2874 करोड़, नहीं 600 करोड़ के आसपास की एम्बिग्विटी आपको दिख रही है, मतलब इतना तो आपने डिस्पर्स ही नहीं करा जो क्लेम उनका बनता है। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं है पूरा जितना हम चाहते हैं कि हो, है ना। जो 14 सेक्टर की अपन ने शुरू में बात करी उनमें से 6 में तो अभी भी सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, सोलर मॉड्यूल्स हैं, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स हैं, बैटरीज हैं, इनमें है ना अभी भी लैगिंग है इन्वेस्टमेंट। कंपटीशन को इम्पैक्ट करता है क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज, पैसे वाली इंडस्ट्रीज होंगी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेनिफिट भी ले जाएंगी, तो उनके सामने वो छोटी इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल पे वर्क कर रही हैं, है ना, जो जैसे तैसे करके कुछ उधार ले ला करके अपना काम चालू कर रहे हैं, जैसे कोई MSMEs हैं वो अपना काम चालू कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन मान लीजिए कम है, तो फिर उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो जब बेनिफिट नहीं मिलता और अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और महंगे रह जाते हैं कंपेयर टू दोस्त जिनको इंसेंटिव मिलता है, उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के भी इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। अनलिमिटेड आउटगो ऑफ एलोकेटेड फंड्स,
मतलब जो एलोकेटेड फंड्स हमने डाला है बजट के अंदर में उनका डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। कंक्लूजन क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप डिपेंड मत हो इस PLI स्कीम के ऊपर में, और ये एक एग्जैक्ट तरीका नहीं है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करा सकें। एक इनिशियल पुश के लिए हाउएवर इट इज़ गुड। आप ऐसा भी लिख सकते हो जो इन्होंने बोला है, आप अपनी तरफ से भी कोई कंक्लूजन दे सकते हो, आप प्लस माइनस जैसा भी कंक्लूजन देना चाहो आप दे सकते हो। अब ये भी कह सकते हो इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम इनिशियली, क्योंकि मैं अपना बोलूँ मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इट इज़ नॉट वे आउट ऑफ इनएडिक्वेसी, थोड़ा नेगेटिव सा है। आप पॉजिटिव वे में बोलो कि PLI स्कीम इज़ अ वेरी इनोवेटिव स्कीम डिस्पाइट अस चैलेंजेस। ये फ्यूचर के अंदर में एक बूस्ट तो देगी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और फिर जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करने लग जाता है तो धीरे धीरे हम इन PLIs को विड्रॉ कर सकते हैं, और इसके साथ में हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे MSMEs को भी इसका बेनिफिट मिले। दैट वे I believe the conclusion should be more of on the positive side if the thing is for the global good. अगर टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो टेररिज्म के लिए तो कंक्लूजन अच्छा हो नहीं सकता है ना, वहाँ तो उसको रोकने की बात करे जाएंगे, लेकिन PLI तो बी इट ऑन अ मोर पॉजिटिव साइड, ठीक है ना। देन यू हैव अ ग्लोबल DPI समिट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गुड्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कौन वो कर रहा है? मीटी। अब DPI का मतलब क्या है? DPI मतलब वो टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क एंड सिस्टम दैट इनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इसेंशियल डिजिटल सर्विसेज टू द पब्लिक। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा फ्रेमवर्क जिससे आपके पास में डिजिटल गुड्स पहुंचते हैं, जैसे आप इंटरनेट को जो यूज़ कर रहे हो, वो इंटरनेट तो आपको पहुंचाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे अपन कहते हैं DPI, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल आइडेंटिटी को रखने के लिए, जैसे आधार, ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो आप डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रख पाओगे। डिजिटल पेमेंट्स, इनके लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे UPI, डेटा एक्सचेंज, और बहुत सारे डिजिटल सोल्यूशंस हैं। और ये DPI जो है ये हमारी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में, इंक्लूसिविटी लाने में और पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंटली पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। आप आधार के बारे में सोचो, आप आपके इंटरनेट के बारे में सोचो, आप सोचो कि आप जो पेमेंट्स करते हो तुरंत आप बस कैश नहीं है और आपने फ़ोन पे निकाल करके कर दिया, तो ये क्या, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बैकिंग में खड़ा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपके बैंक से पैसा कट रहा है, दूसरे के बैंक में जा रहा है और आपको बैंक नहीं विजिट करना पड़ रहा है, तो दिस इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट इज इट सेइंग? हाँ, तो एक समिट हुई है ग्लोबल लेवल पे, DPI समिट, और इसके हाईलाइट्स क्या हैं? नंबर 1, ये DPI में कुछ एडवांसमेंट्स होने चाहिए, और इंडिया ने कुछ MOUs भी इसके लिए साइन करें, आर्मेनिया, सियरा लियोन, सुरीनेम जैसी कंट्रीज से, टू शेयर इंडियन डिजिटल सोल्यूशन दैट इज इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक जो हमारा है, जो हमारा डिजिटल सोल्यूशन, इंडिया का डिजिटल सोल्यूशन है, वो हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में भी शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कुछ एक के साथ में MOUs भी साइन करें। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारी जो डिजिटल एंटिटी फॉर एम्पावरिंग पीपल, तो हमने आधार है, उसी तरह से फिलीपींस के अंदर में ये फिलसिस करके जो है, इनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। फिर डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, DPI जो है ना, ये बहुत फैसिलिटेट करते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट UPI के थ्रू फास्टली कर सको, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर ये DPI कमज़ोर रह गया, मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर रह गया, तो ये UPI करने की सुविधा सिर्फ शहरों में रह जाएगी, गाँव में नहीं जा पाएगी। तो आपको अपना DPI को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब DPI स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये UPI जो है गाँव में पहुँचेगा, ठीक है। तो DPI फॉर जुडिशियल सिस्टम्स एंड रेगुलेशन, DPI गांव में कैसे पहुंचेगा? DPI गांव में तब पहुंचेगा भाई साहब जब वहाँ पे इंटरनेट भी होगा, जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगी होंगी, जब वहाँ पे गांव के अंदर वो छोटी सी दुकान होगी ना, उसके ऊपर वो पेटीएम का वो आपका क्या बोलते हैं उसको, बारकोड स्कैनर, दैट कोड, वो कोड होगा उनके पास में, तभी तो होएगा। ये सब चीज़ें तो चाहिए उनको, बेसिक फ़ोन्स होंगे आपके पास में, और फिर नॉलेज कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो जुडिशियल सिस्टम के अंदर आप DPI लेकर के आएंगे तो क्या होएगा? वहाँ पे सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया अगर, तो आपको तो घर बैठे बैठे पता चलेगा कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हो रही है। उसकी वजह से कोर्ट्स हो जाएंगे, पेपरलेस कोर्ट होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग, फाइलिंग, ऑनलाइन फाइल कर दो अपना केस। उसी के अलावा PKI मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एकदम खास इंफ्रास्ट्रक्चर है, म्यूचुअल रिकग्निशन फ्रेमवर्क, ये मीटी ने रिलीज़ करा है, और ये भी इसका एक पार्ट है। अब बात करते हैं G20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। देखो, अब सब कुछ G20 की कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा, क्योंकि G20 की समिट अभी करंट में चल रही है। तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं, इसे DETF कहा जाता था पहले, इसको 2017 के अंदर इस्टेब्लिश करा गया है, और ये जब जर्मनी के अंदर G20 हुआ था उस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। इसका एम क्या है कि हम सिक्योर, इंटरकनेक्टेड और इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी बना सकें।
अगर वन फ्यूचर अलायंस के बारे में बात करते हैं, वन फ्यूचर अलायंस ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ वन फ्यूचर अलायंस? वन फ्यूचर अलायंस एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, कंपलसरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बहुत सारी कंट्रीज या अलग अलग स्टेक होल्डर साथ में आएंगे, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करेंगे ऑन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द digital public infrastructure. Its goal is to harness the power of technology for improved governance and well-being of the people. ठीक है। नेक्स्ट इज डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो डीपीआई होता है टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन दैट एनेबल्स द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप डिजिटल सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाओगे। इससे आप फ्लो ऑफ पीपल भी होएगा, फ्लो ऑफ मनी भी होएगा, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होएगा, ये सब कुछ डिजिटल सिस्टम से होएगा। इसका गोल क्या है? सिटीजन को एम्पावर करना, है ना, एम्पावर करना, इंक्लूजन लेकर के आना, उनको ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कुछ होएगा। इस डीपीआई के 3 पिलर्स हैं। फ्लो ऑफ पीपल, पीपल का फ्लो कैसे होएगा? आधार के अंदर जो है थ्रू द डिजिटल आईडी सिस्टम। फ्लो ऑफ मनी, रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई। एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना, जैसे अकाउंट एग्रीग्रेटर्स होते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, आपके खाते से पैसा कट चुका है, ये इन्फॉर्मेशन इधर से उधर भी तो जानी चाहिए कि बड़ा पता चले आपने 20 रुपये का पेमेंट कर दिया और वो 20 रुपये आपके खाते में पड़े हैं। और ये 20 रुपये तो मैं कम बोल रही हूँ, 20,000 का पेमेंट कर दिया और वो आपके खाते से कटे ही नहीं है। तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, है ना। डेटा प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स फॉर डीपीआई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेटा प्रोटेक्शन इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत सारे लेकर, क्योंकि आप इतना सारा डेटा जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर स्टोर कर रहे हो, आपने आधार का डेटा रख रखा है, पैन कार्ड का डेटा रख रखा है, वोटर आईडी का डेटा रख रखा है, आपने बैंक अकाउंट का डेटा रख रखा है, आपके पास सारे डेटा तो हैं, तो उसके लिए फिर आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा कि इन डेटाज का मिसयूज ना हो। फॉर दैट यू हैव आधार एक्ट ऑफ 2016, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 एंड साइबर स्वच्छता केंद्र। ये चारों को नाम याद रख लेना और इनको ऐसा का ऐसा उतार देना पेपर में। आधार एक्ट, पीडीपी, साइबर सिक्योरिटी और साइबर स्वच्छता केंद्र। एक बार वापस बोलो, आधार एक्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 और साइबर स्वच्छता केंद्र। यानी हमारा जो साइबर नेटवर्क है वो स्वच्छ रहे। सिर्फ ज़मीन स्वच्छ रहने की बात नहीं है, अब चीज़ें बदल रही हैं तो हर चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए। साइबर स्वच्छता केंद्र। क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के पास में? देखो सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल नहीं है ना, उसके बाद में पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, तब जा कर के अच्छा डीपीआई होएगा डेवलप, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी स्ट्रांग होएगा डिजिटल, और उसके साथ में हमें चाहिए कि लोगों को भरोसा हो कि आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी और आप रखो उसको। सिर्फ भरोसा दिलाने की बात नहीं है, भरोसा बना के भी रख पाओ आप। ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स आपके पास होने चाहिए। साथ में आप लोगों के पास में, सबके पास में मोबाइल फ़ोन्स हो, और मोबाइल फ़ोन्स की उनको एजुकेशन भी हो, उनको पता हो, दे शुड बी अवेयर कि इसको यूज़ कैसे करना है। यूपीआई जो है उससे तुम्हारा पैसा गायब नहीं हो जाएगा, फ़ोन पे वाला तुम्हारा पैसा लेकर के भाग नहीं जाएगा, पेटीएम वाला तुम्हारा पैसा खा नहीं जाएगा, और तुमने अपनी डेटा इनको दे दिया तो तुम्हारे बैंक से सारा पैसा गायब नहीं हो जाएगा। ये सब कुछ आपको, और साइबर से क्राइम से आपको कैसे बचना है, कि कोई अगर आपसे आपका ओटीपी वगैरह मांगता है तो ये सब कुछ आपको बताना होगा। देन इट विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स। यू नीड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। So here you have Aadhaar card can be used as a proof of citizenship. No, it is a proof of identity. Once issued, the Aadhaar card number cannot be deactivated or omitted by the issuing authority. No, bhai sahab, it can be deactivated or omitted, and the answer is neither one nor two. Public key infrastructure is used in the context of, अभी अपन ने पढ़ा है, इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, अभी पढ़ा है अपन ने डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पीकेआई के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि पीकेआई अभी जो अपन ने पढ़ा था उसमें किसने रिलीज़ करा है इसको? ठीक है, मैं वापस नहीं बता रही हूँ। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो देखो, जब से पेंडेमिक हुआ है ना, जब भी है ना कोई आपदा आती है, जब भी कोई वॉर आता है, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, ट्रस्ट मी, विमेन एंड द चिल्ड्रन आर द मोस्ट अफेक्टेड, और ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के क्राइम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चिल्ड्रन जो है दे आर बी पुश्ड इनटू डिस्पेयर, डिजीज़ एंड डेथ। ये आपका एक तरीके से आप इसको ऐसा मानो कि ये आपकी वोकैब है ना। जब आप आंसर अगर लिख रहे हो तो उसमें आप इसको यूज़ करो, द चिल्ड्रन आर बीइंग पुश्ड इनटू डिस्पेयर, डिजीज एंड डेथ, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो ये वोकैब के लिए मैंने इसको अंडरलाइन करा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग किस लिए होती है? सबसे पहले चाइल्ड लेबर, उनको झाड़ू पोछा करवाएंगे। दूसरा, इससे है ना जैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। तीसरा कारण होता है डेट बॉन्डेज। तूने उधार ले रखा था मेरा, अब कोविड आ गया, उसका काम धंधा बंद हो गया, तो मेरा उधार चुका नहीं सकते, तो तेरा बच्चा मेरे यहाँ पे काम करेगा, है ना, तेरा बच्चा को उठा करके लेगा। चाइल्ड को बॉन्डेज बना लिया, उसको बंधुआ मजदूर बना लिया। एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स,
जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, उस टाइम पे भी इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसमें भी ट्रैफिकिंग जो होती है वो होती है। तो ये सब कुछ ट्रैफिकिंग के एग्जांपल है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, है ना, उनको स्लेवरी कराना, डेड बॉन्डेज कराना, या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनमें जो एक्सप्लॉयटेशन अपन करते हैं, ये सब कुछ दे आर ऑल ट्रैफिकिंग। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है ना, ये डोमेस्टिक लेबर हो सकती है, फोर्स चाइल्ड लेबर हो सकती है, बेगिंग हो सकता है, ऑर्गन ट्रेड कर सकते हो, सेक्स पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। और हम मानते हैं कि इन आउट ऑफ 3 एवरी 1 चाइल्ड इज़ अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड। आप सोचो, यानी 33.33% जो चिल्ड्रन हैं दे आर विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के अंदर में। इंडिया के अंदर प्रेवलेंस देखें तो हर दिन 8 बच्चों का, दिस इज शर्मनाक डेटा आई एम टेलिंग यू, एंड इट इज़ अ शेम फॉर सोसाइटी, इट इज़ अ शेम फॉर एवरीबडी कि आज भी लोग इस तरह के कामों को कर रहे हैं। एंड हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर नॉट एबल टू कर्टेल इट। एंड आई जस्ट फील दैट चिल्ड्रन दे आर सो इनोसेंट, उनको पता भी नहीं होता है कि मतलब उनके खेलने कूदने की उम्र में आप उनसे पता नहीं किस तरह के काम करवा रहे होते हो, या फिर आप उन्हें मार देते हो, या फिर उनसे भीख मंगवाते हो उनको मारा पीटी करके। मतलब दिस इज़, आई बिलीव ये जो टॉपिक है ना, दिस इज़ द टॉपिक विच हर्ट्स मी द मोस्ट आई एम टेलिंग यू। क्योंकि वो इतने मासूम होते हैं, आप किसी बच्चे को देखना, वो इतने मासूम होते हैं कि उनको अगर कोई थप्पड़ भी मारे ना, तो उसको 10 मम्मी पापा में कह रही हूँ मैं, मम्मी पापा उनको थप्पड़ ही मारे 10 मिनट बाद भूल जाते हैं वो। मतलब दे आर सो इनोसेंट। बच्चा भगवान का रूप होता है ना, ऐसे ही नहीं बोलते, सच में वो होते हैं। और इतने मासूम बच्चों के साथ में जब आप ऐसा डेटा पढ़ते हो कि हर रोज 8 बच्चे ट्रैफिक हो रहे हैं, ईदर फॉर लेबर और फॉर बेगिंग और फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इट हर्ट्स। 95% ऑफ द रिपोर्टेड केसेस जो हैं ये इंटरनल ट्रैफिकिंग के ही हैं, मतलब अंदर ही, इंडिया के अंदर ही ट्रैफिकिंग हो रही है। और ये जो सेल ऑफ चिल्ड्रन है ये अक्रॉस बॉर्डर्स भी होती है, लेकिन और इसका जो मेन रूट है, की रूट जो है, बीइंग इंडिया से लेकर के इनको भेजा जाता है गल्फ स्टेट्स में। ठीक है, किस चीज़ के लिए? खदमा, यानी हाउस मेड्स, आप घर में जाके वहाँ पे काम करोगे। एंड टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आशियान कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इनको भेजा जाता है। सबसे ज़्यादा जिनकी ट्रैफिकिंग होती है वो होती है माइनर गर्ल्स, जो होती हैं 15 से 18 साल की होती हैं, और जिनकी सेक्स ट्रेड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है, दे आर इन ग्रेटर डिमांड, और साथ में घर का काम भी कर लेती हैं। मेन रीज़न फॉर ट्रैफिकिंग इन इंडिया इज़ पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ वर्क। सी, दिस इज़ द जड़ ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप मान के चलो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, है ना। दिस ईयर्स वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जून 12, इन्होंने कहा कि सोशल इनजस्टिसेस, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, चाहे कम्युनल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, दे द रूट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग, है ना। आपको लगता है कि इसकी कम्युनिटी ऐसी है, इसकी तो कास्ट ऐसी है, तो इनको तो इनका काम ही यही है कि तुम झाड़ू पोछा करो और सेक्स स्लेव बन करके रहो हमारे। तो दिस इज़ what has been emphasized on World Day Against Child Labor। या कोई गोरा आदमी है, उसको मे बी काले के लिए ऐसा लग रहा हो कि तुम तो वैसे ही काली लड़की हो, तो तुम्हारा काम ही है कि तुम हमारी सेवा करो। यू आर इंफीरियर रेस, है ना, यू आर इंफीरियर कास्ट, यू आर इंफीरियर कम्युनिटी। सो दिस टाइप ऑफ अ वेरी, मैं तो इसे बहुत ही घटिया मानती हूँ, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नलिटीज़ जैसे कि कोविड-19 आ गया, लोगों का काम छिन गया, अब करें क्या, बच्चों को भी लगा दिया, चलो तुम काम करो, है ना। या किसी का काम छिन गया, उसने बच्चे चोरी करने का ही काम उठा लिया, क्या मेरा तो कोई काम बचा नहीं है। तो पहले जो लोग चोरी कर रहे थे वो तो थे ही थे, अब कुछ नए बेरोजगार हैं जो अब एक नया उन्होंने बिजनेस चालू करा है कि ठीक है, हम इसमें बहुत पैसा है, हमने ऐसा सुना है, तो हमारा दाल रोटी तो चली जाएगी, तो चलो बच्चों की, महिलाओं की, इनको उठा करके इनको बेच देते हैं, ये लेबर बनेंगे, सेक्स वर्कर्स बनेंगे, या फिर इनका ऑर्गन ट्रेड होएगा, और फिर हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडेमिक, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तब भी नौकरियाँ छिन जाती हैं, तो बेरोजगारी आ जाती है, तो इंसान भूखा मरता है। जब भूखा मरता है तो उसको काम चाहिए होता है, और फिर उसको लगता है कि ये जो गलत काम है तो हमेशा होते हैं, तो क्यों ना अपन लड़कियों और बच्चों का ट्रेड करें। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज इज अगेन द सेम। डिजास्टर मतलब आपके पास में खाने की कमी मतलब काम की कमी, एंड देन the cycle continues. So they are vulnerable to online sexual predators, online जो आपको है ना सेक्सुअली किसी बात के लिए ल्योर करते हैं और फिर आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। More than 40% of the children trafficked were recruited by a family member or relative। 40% जो बच्चे जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है ना, उनको उनके फैमिली मेम्बर या रिलेटिव ने ही दे दिया कि ठीक है, तू इस घर में या तो नौकर बन जा, या काम कर ले, या ढाबे में काम कर ले, उसको बेच दिया उस ढाबे के मालिक को कि ठीक है, महीना भर के लिए तुम रख लो इसको। आई थिंक ये साल भर के लिए रख लो, नॉट महीना भर के लिए, महीना भर के लिए कौन ही लेता है।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ट्रैफिकिंग हो रही है फैमिली मेम्बर और रिलेटिव की वजह से ही हो रही है। लॉज गवर्निंग एंटी ट्रैफिकिंग क्राइम जो है, इन लॉज के नाम याद रखना कि इंडिया के अंदर यू हैव द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ and it is targeting the trafficking and the sex work and it is criminalizing sex workers। ठीक है, हाँ, इसका ये एक क्रिटिसिज्म भी है कि ये फॉल्सली ऐसा प्रिज्यूम करता है कि जितनी ट्रैफिकिंग होती है वो सेक्स वर्क के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ट्रैफिकिंग जो होती है वो बॉन्डेज लेबर यानी बंधुआ मजदूर, डेट का रीपेमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी होती है। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसकी वजह से हम चाइल्ड का जो एज है वो 18 मानते हैं। इसके बाद में एक लड़की की शादी होनी चाहिए ताकि मैरिज के बाद में किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ उनको ना हो पाए, लेकिन ये सब कुछ बढ़ा है। इट इज़ ऑन अ राइज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडामिक। देन यू हैव चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। इसमें किसी भी बच्चे का जो 14 साल से कम का है या कोई भी एडोलेसेंट जो 14 से 18 साल का, उसको हजार्डस एक्टिविटी में नहीं लगा सकते और 14 साल वाले को तो कहीं नहीं लगा सकते। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट जो है ये कि आप डेट को पे ऑफ करने के लिए किसी को लेबर बना रहे हो, बंधुआ मजदूर बना रहे हो कि तूने हमारा पैसा गिरवी रख रखा है, फिर उस पर 24%, 28%, 50% का ब्याज लगा रखा है तुमने, फिर उसके घर के लोगों को उठा लिया, उसकी बीवी को उठा लिया, बच्चों को उठा लिया कि काम करो हमारे खेतों में और बदले में पैसा तुम्हें देंगे नहीं क्योंकि तुम्हें तुम्हारा वो चुकाना है पुराना। तो 22 स्टेट और यूटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट करा है कि दे डू नॉट हैव एनी बॉन्डेड लेबर इन देयर स्टेट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? Next act is the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012। नाम से पता चल रहा है किस लिए है। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल, ये बिल जो है 2021 के अंदर लेकर के आया गया था और इसने ट्रैफिकिंग को दो में बांट दिया था, है ना, पेनल्टीज को डिवाइड कर दिया था, डिवाइडेड इनटू ट्रैफिकिंग और एग्रावेटेड ट्रैफिकिंग। मतलब एक तो नॉर्मल ट्रैफिकिंग है और एक एग्रावेटेड मतलब बड़े लेवल की ट्रैफिकिंग है। इट वाइडेंड द स्कोप ऑफ विक्टिम्स टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इनको भी इन्होंने मतलब सिर्फ पहले ट्रैफिकिंग मेल फीमेल इस तरह की चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं तो इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करा है। द पेनल्टी फॉर ट्रैफिकिंग माइनर्स, अगर आप एक माइनर को, माइनर कौन होता है जो 18 साल से कम का होता है, अगर एक माइनर को ट्रैफिक करते हो, वन माइनर, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होएगी कितने, 10 साल की या फिर पूरे जीवन भर की अलॉन्ग विद द फाइन। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा माइनर की ट्रैफिकिंग करी है तो आप ये 10 साल वाली तो भूल जाओ सज़ा, आपको ज़िंदगी भर वहीं रहना और साथ में फ़ाइन देना है, ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। जेल की वो बच्चे बोलते हैं ना, जेल की चक्की पीसेंगे, जेल का आटा खाएंगे, तो वो जीवन भर का आपका फिक्स हो गया अगर आपने एक से ज़्यादा माइनर को ट्रेड कर दिया तो। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हमारे यहाँ पे बनाई गई हैं जो 2007 से हमारे यहाँ पे हैं और इनका क्या काम होगा आप खुद ही सोच लो, क्या टास्क होगा इनको कि भाई आप विक्टिम सेंटर अप्रोच रखोगे और आप इनको लॉ इन्फोर्समेंट देखोगे, एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंटी आप वर्क करोगे, इनको नहीं होने दोगे। ठीक है, 2022 के अंदर 768 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो थी फंक्शनल थी अपने कंट्री के अंदर। कंसर्न्स क्या है एक्चुअल में जो हम कह रहे हैं ना कि एक दिन के अंदर में 8 बच्चे जो हैं वो ट्रैफिक हो रहे हैं, दिस इज एन अंडर एस्टिमेटेड डेटा, ट्रू एक्सटेंट इससे बहुत ज़्यादा है। 1 चाइल्ड गोज मिसिंग एवरी 8 मिनट्स इन इंडिया, दिस इज़ द डेटा डैट दे से कि शायद जो एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं हो रही है वो ये है कि हर 8 मिनट के अंदर में एक बच्चा गायब हो रहा है। दिस इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द मोडालिटीज ऑफ ट्रैफिकिंग, रिलक्टेंस टू सीक पुलिस हेल्प, लोग पुलिस के पास जाते नहीं हैं, सोशो इकोनॉमिक डिप्रिविएशन, वो वैसे ही सोशली इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव्ड है कि वो अगर फैमिली वाले खुद भी अपने बच्चों को ट्रैफिक कर दें, किसी और ने कर दिया तो पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं और खुद गरीब हैं तो खुद भी कर देते हैं। लो कन्विक्शन, जहाँ पर रिपोर्टेड केसेस हैं उनमें से भी 10% से भी कम, लेस देन 10%, 10% नहीं, लेस देन 10% ऑफ द रिपोर्टेड केसेस एंड अप इन कन्विक्शन, 10% से भी कम लोगों को सज़ा होती है। और ये जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाई गई हैं, बना तो दी इतनी सारी दुनिया भर की 750 के आसपास, लेकिन इन 750 यूनिट्स के अंदर में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये स्टेट और सेंटर के अंदर में अपनी मनमर्जी से एक दाएं चल रहा है एक बाएं चल रहा है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, है ना। विटनेस प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो है कि जो विटनेस बन के आता है कि हाँ हमने देखा है इस इंसान ने ट्रैफिकिंग करी है, उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े गैंग्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उनके खिलाफ कुछ बोलते हो तो दे ट्राई टू हैम यू, है ना। और वो आपने वो गजनी मूवी देखी होगी, उसमें यही तो होता है कि उस लड़की को मार ही देते हैं, दैट हीरोइन आई जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, तो उनको मार दिया जाता है। तो वो क्यों मार दिया जाता है? बिकॉज शी वॉज स्पीकिंग अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ दोज गर्ल्स।
ठीक है ना। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन बिल वायलेट्स द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन ऑफेंडर दैट इज द चाइल्ड रादर देन द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। ये जो भी रिसेंट वाला बिल आया ना, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना उस बच्चे के ऊपर रख दिया कि तुम प्रूव करो कि तुम्हारी ट्रैफिकिंग हुई है रादर देन द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। दिस इज नॉट गुड आई बिलीव। चलिए 2022 की ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट ये क्या कहती है कि इंडिया डज नॉट फुल्ली मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग। जो मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं ना, एकदम मिनिमम, इतने मानक तो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे तो आपके यहाँ पे ट्रैफिकिंग नहीं होएगी, हम तो उसको भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ कॉम्पोजिट एंटी ट्रैफिकिंग लॉ। एक स्ट्रॉन्ग एंटी ट्रैफिकिंग लॉ ही नहीं है हमारे यहाँ पे, सही बात तो ये है। वे अहेड क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन किया जाना चाहिए, जो मिल जाएं बच्चे महिलाएं उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए कम्युनिटी बेस्ड। एग्जिस्टिंग लॉज है ना, उनके जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करो और अवेयरनेस जनरेट करो अबाउट ट्रैफिकिंग क्राइम्स एंड टारगेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स लेकर के आना चाहिए। कंक्लूजन, द एंटीडोट ऑफ पॉवर्टी ड्रिवन चाइल्ड लेबर इज डिसेंट वर्क फॉर अडल्ट्स सो दे कैन सपोर्ट देयर फैमिलीज एंड सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल नॉट टू वर्क। ये ILO के डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F होंगभो का स्टेटमेंट है, तो आप इसे एज इट इज कोट कर सकते हो। ऐसे जब कोई किसी पर्टिकुलर उनका स्टेटमेंट आ जाता है और आप उनका नाम दे करके उसको कोट करते हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए। वाटर इज़ अ वेपन ऑफ वॉर। पता नहीं सब कुछ ही वेपन ऑफ वॉर हो रहा है। उधर चाइना इज वेपनाइजिंग द सप्लाई चेन एंड हियर यू आर यूजिंग वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर। अब देखो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। यूक्रेन में एक डैम है जिसका नाम है काखोवा डैम। ओके, दिस काखोवा डैम, जिसे मैं तो काखोवा डैम ही कहती हूँ, तो दिस इज काखोवा डैम एंड दिस इज इन यूक्रेन। ठीक है, इज़ अ फास्ट मूविंग डिजास्टर और एक लॉन्ग टाइम एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफे जिसे इकोसाइड कहेंगे। इकोसाइड क्या अभी आगे बताएंगे। ये काखोवा डैम रिजर्वायर कहाँ पे है, यूक्रेन है। ये यूक्रेन का नॉर्थ है, ये यूक्रेन का साउथ है, ये यूक्रेन का वेस्ट है, यूक्रेन का ईस्ट है। तो ये आपके पड़ता है साउथ ईस्ट के अंदर में, तो साउथ ईस्ट एरिया के अंदर में ये डैम है, रिजर्वायर है दिस डैम। ओके, एंड द रिवर दैट इज फ्लोइंग हियर इज नीप्रो रिवर, जो यहाँ पे फ्लो करती है और इस नीप्रो रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है। ठीक है, काखोवा डैम जो है 1956 के अंदर में बनाया था, जब 1956 में ये एरिया सोवियत यूनियन के पास हुआ करता था। किसके पास हुआ करता था, सोवियत यूनियन के पास हुआ करता था। ऑन द नीप्रो रिवर इन यूक्रेन का खारसन रीजन जो है, खारसन प्रोविंस जो है वहाँ पर है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हो ये रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, बिजली भी बनती है। ये क्रीमिया को भी पानी देता है, जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी देता है। ये जेपोरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अभी रशिया के कंट्रोल में है। द डिफरेंट थ्योरीज बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द डैम, दैट इज यूक्रेन ब्लेम्स रशिया, रशिया ब्लेम्स यूक्रेन फॉर द कोलैप्स। अब ये हुआ क्या कि जो डैम है ना, ये कोलैप्स हो गया, काखोवा डैम, ये डैम कोलैप्स हो गया। तो यूक्रेन तो कहता है रशिया ने इसे कोलैप्स करा है, रशिया कहता है यूक्रेन ने इसे कोलैप्स किया। अब आप समझो क्रीमिया और जेपोरिजिया को पानी सप्लाई कहाँ से होएगी। इस कोलैप्स का क्या है, पहले तो यहाँ पे एक डैम था, एकदम से वो टूटा होगा तो आसपास के एरिया में तो बाढ़ आ गई होगी। दूसरा, अब वहाँ पे उस पानी से, उस डैम के पानी से जो खेती बाड़ी होती थी वो नहीं होएगी। यूक्रेन में है ना गेहूं की खेती बहुत होती है, उसे वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट कहा जाता है ना। 64% जो यूक्रेन का जो वीट है ना वो एक्सपोर्ट करा जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब वो गेहूं कहाँ से उगेगा। ठीक है, और वो जो एरेबल लैंड थे उसके आसपास में जहाँ पे खेती हो सकती थी, जो फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे इतना सारा पानी भर जाएगा, पानी की वजह से सिल्टेशन, सॉल्ट और वो सब अनफर्टाइल हो जाएगा, काफ़ी टाइम तक सैलिनिटी बढ़ जाएगी। पानी में नमक होता है, तो जब वो पानी इवेपोरेट होता है ना, चारों तरफ जो पानी फैल गया वो धीरे धीरे कुछ अंदर जाता है, कुछ इवेपोरेट होता है, तो ज़मीन के ऊपर सॉल्ट की परत जम जाती है जिससे लैंड इनफर्टाइल हो जाता है। इसलिए मोर इरिगेशन इज हार्मफुल फॉर सॉइल। तो ये तो मोर इरिगेशन ही हो गया, पूरे डैम ही बह गए हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो यूक्रेन के पास में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिससे वो क्लीन एनर्जी जनरेट करता है और उसकी आधी एनर्जी नीड इसी से फुलफिल होती हैं। ठीक है ना, तो ये जो डैम है यहाँ पे बिजली बनती थी, उसकी बिजली भी प्रॉब्लम हो गई, बिजली की भी प्रॉब्लम हो गई। उसी तरह से फ्रेश वाटर सप्लाईज की भी प्रॉब्लम हो गई, ये मैंने बता दिया। क्यों, क्योंकि नीप्रो रिवर से क्रीमिया को, नीप्रो रिवर पे जो डैम है इसके ऊपर से क्रीमिया को और सब चीज़ों को पानी जाता था। तो अब हमारा लैंड ख़राब हो गया, हमारा खाना पीने की प्रॉब्लम हो गई है, बिजली की प्रॉब्लम हो गई है, और क्रीमिया को जो पानी सप्लाई होता था वो पानी की सप्लाई भी पता नहीं कैसे हो रही है। ना यूज़ ऑफ वाटर एज वेपन ऑफ वॉर। देखो, वाटर को वेपन ऑफ वॉर बहुत आज से यूज़ नहीं करे, पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई होने लग जाता है और पानी की कमी होने लग जाती है, तो लोग पानी पे लड़ने लग जाते हैं। तो डैम में जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी एक्सीडेंटल,
कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर या फिर इंटेंशनल। जब कोई लड़ाई हो रही होती है तो वाटर का जो सोर्स है उसको डैमेज करना इंसिडेंटल भी हो सकता है कि ठीक है लड़ाई हो रही थी उसमें डैमेज हो गया, और एक ये भी हो सकता है कि जानबूझ करके इंटेंशन से किसको डैमेज करो ताकि ये लोग पचें, है ना। अपने यहाँ पुराने ज़माने में भी तो ऐसा होता था। डू यू रिमेंबर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने रसद आपूर्ति रोक दी थी, है ना, ब्लॉकेड कर दिया था कि मराठों के पास में खाना पीना ना पहुँच पाए। तो ये तो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। सो समटाइम्स वेपनाइजिंग वाटर ये जो मिलिट्री का पर्पस को भी सॉल्व कर देता है और पॉलिटिकल गोल्स को भी सॉल्व करता है। चाइना क्या करता है ना, चाइना भी तो अपने पॉलिटिकल गोल्स को यूज़ करता है ना इसके थ्रू। इसराइल है, इसराइल ने पानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पैलेस्टीनियंस को। सीरिया के अंदर में भी ऐसा ही हुआ था, रिपीटेडली यूज्ड वाटर शॉर्टेजेस अगेंस्ट सिविलियंस एंड कॉम्बैटेंट्स ड्यूरिंग द सिविल। जो सीरिया की रेजाइम थी, सीरिया का जो राजा हुआ करते थे, सीरिया के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने सीरियन सिविल वॉर के टाइम पे पानी की शॉर्टेज कर देते थे वहाँ पे कि पानी ही नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे कहाँ से। ऐसी अपस्ट्रीम स्टेट्स जो होते हैं, मतलब जहाँ से ऊपर की तरफ से जहाँ से नदी आ रही होती है, वो नीचे वाले जो स्टेट्स होते हैं उनको परेशान करते हैं। जैसे पाकिस्तान जो है डाउन स्ट्रीम वाला है, तो वो इंडिया को कब से अक्यूज़ कर रहा है कि आप है ना एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जो पानी, आप है ना इसका इंडस का, चेलम का और चेनाब का और झेलम का, इंडस, चेनाब और झेलम, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन 3 वेस्टर्न रिवर्स जो हैं इनका जो पानी आप इनको रोक रहे हो, हमारे पास जो आना चाहिए वो नहीं आने दे रहे हो। इंडिया क्या करता है? इंडिया चाइना को अक्यूज़ करता है कि तुम ब्रह्मपुत्र पे इतने सारे तुमने डैम बना दिए हैं तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा। एथिकल कंसर्न्स विच आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर इंक्लूड्स इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एथिकल कंसर्न्स भी है ना, पानी को आप यूज़ कर रहे हो यार, है ना, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, इकोलॉजी को डैमेज कर रहे हो। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो तो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, जैसे आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, दे वुड बी मोर इम्पैक्टेड। एंड द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी, आपका युद्ध खत्म हो गया, अब आपको लग रहा है चलो रिकवर करने की कोशिश करते हैं, यूक्रेन अपने घर में बैठ गया, रशिया अपने घर में बैठ गया, लेकिन अब इन सब चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस आता है, और जब आप ऐसे काम कर देते हो ना तब कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हो, घटा नहीं रहे हो, उसकी वजह से वायलेंस भी आपकी बढ़ेगी। वे अहेड क्या है? देखो जिनेवा कन्वेंशन हुई हुई है, ये जिनेवा कन्वेंशन कहती है रेगुलेट द कॉन्डक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड सीक टू लिमिट इट्स इफेक्ट। ये रेगुलेट करती है कि तुम जब लड़ रहे हो ना तो तब भी तुम कुछ दायरे में रहो। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो उस टाइम पे भी ऐसे दायरे बनाए गए थे कि शाम के बाद नहीं लड़ोगे, एक से एक ही योद्धा लड़ेगा। इस तरह के क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करे जाते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के, वो जिनेवा कन्वेंशन है जिसको ब्रीच कर दिया गया था अभिमन्यु के टाइम पे। नाउ अंडर द एडिशनल प्रोटोकॉल अटैक ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डैम्स कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम। अगर आपने पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करा तो वॉर का क्राइम है, ठीक है। इफ दे कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू सिविलियंस, अगर सिविलियन को इससे हार्म हो गया तो। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है कि रोल ऑफ वाटर जो है ना उसका क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उस पर थोड़ी अपने को डिस्कशन और डिबेट और एक कंसेंसस पे तो रीच करना ही चाहिए। और फिर हम उस जो ही अपन कंसेंसस पे पहुंचते हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ द कम्युनिटी रिस्पॉन्स एंड इन्फोर्सेस, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वायलेशन ना हो। तो द ट्रैजिक रिजल्ट्स ऑफ द नोवा काखोवा डैम कोलैप्स, जो डैम कोलैप्स हुआ है, शुड ब्रिंग ग्रेटर अटेंशन टू द रोल दैट वेपनाइजिंग वाटर इज लाइकली टू पे इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा हथियार है वेपनाइजिंग वाटर। तो ये वेपनाइजिंग वाटर ये क्या है? ये भी आपकी वोकैब है, ये आपकी वोकैबलरी में आना चाहिए। वाटर इज यूज्ड एज अ वेपन, वेपनाइजिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन जो है सरकार बहुत जल्दी अपॉइंट करने वाली है। और फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 साल में बनती है, आर्टिकल 280 के अंडर बनती है, इसे प्रेसिडेंट बनाते हैं और इसका काम है सेंटर और स्टेट के बीच के फाइनेंशियल रिलेशंस को देखना कि सेंटर का जो पैसा आ रहा है वो कितना, किस परसेंटेज में, किस प्रपोर्शन में स्टेट्स के पास जाएगा। जो सबसे पहला कमीशन बनाया गया था 1951 में बनाया गया था, है ना, द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951, इसके अंतर्गत ये पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और हाँ, सब इंडिविजुअल कमीशन हैं, इनको एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाता है जो प्रेसिडेंट देते हैं और प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, इन पे आप हमें सजेशन दो, जैसे कितने हम स्टेट्स को पैसा दें, कैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑगमेंट करें, ये सब क्या होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं प्रेसिडेंट FC को यानी फाइनेंस कमीशन को देता है और फाइनेंस कमीशन इन पे अपना राय देती है कि सरकार क्या क्या कर सकती है। और ये हर कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ये टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म, एलिजिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन को भी डिफाइन करता है दिस टर्म ऑफ रेफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो फाइनेंस कमीशन के अंदर
एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं। फाइनेंस कमीशन जो होता है रिकमेंडेशन देता है किस किस बात को लेकर के, 1 2 3 4 एज इट इज़ रट लो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू द स्टेट टैक्सेस ग्रांट्स, मेजर्स टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, इनके रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाएं, एनी अदर मैटर दैट इज रिफर्ड टू इट, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड फॉर अ फाइनेंस कमीशन, क्या ज़रूरत है, हम फेडरल सिस्टम है, हमारे को स्टेट और सेंटर दोनों के ही हितों का ध्यान रखना है, वी आर फेडरल, है ना। तो डिवीजन ऑफ पावर है, उसके अंदर में टैक्सेशन पावर्स भी डिवाइडेड हैं, है ना। लेकिन सेंटर जो है वही मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस को कलेक्ट करता है, टैक्स रेवेन्यू सारा उसके पास में आता है। और स्टेट्स जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक गुड्स को अपने एरिया में, जैसे राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत साहब हैं अभी, तो अशोक गहलोत साहब की जिम्मेदारी है कि वो राजस्थान के लोगों को सारी चीज़ें मुहैया करावें। अगर वो नहीं करा रहे हैं तो सेंटर वो पैसा लेकर के क्या करेगा, तो सेंटर भी क्या करे, उसका भी काम यही है कि पूरे इंडिया की जनता का भला करो। तो वो अपना पैसा, जितना भी पैसा कलेक्ट करता है, जो टैक्सेशन पावर्स उनके पास हैं, जैसे IGST उनके पास जाता है, CGST उनके पास जाता है, एक्साइज उनके पास जा रहा है, एक्साइज तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो भी सेंट्रल टैक्सेस हैं, कस्टम्स उनके पास जा रहे हैं, तो जो भी सेंट्रल टैक्सेस हैं जो उनके पास जा रहे हैं वो उनको कलेक्ट करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं। इनकम टैक्स उनके पास जा रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स उनके पास जा रहा है, इसको डिवाइड करते हैं विद द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स का खर्चा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो उनको पैसा चाहिए होता है। इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। प्री रिफॉर्म पीरियड के अंदर में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन 1991 में जब पोस्ट रिफॉर्म्स LPG आया उसके बाद में, और उसके बाद में जब प्लानिंग कमीशन ऑलरेडी हटा दिया गया 2014 में, उसके बाद में तो फाइनेंस कमीशन सोल आर्किटेक्ट बचा है बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियाज़ फिस्कल फेडरलिज्म, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन भी नहीं है और रिफॉर्म्स भी आ चुके हैं। तो ये फाइनेंस कमीशन है। पहला फाइनेंस कमीशन जो थे उसके चेयरमैन थे KC नियोगी, ये आप याद रख लेना, 52 के अंदर बनाया गया था। सेकंड के थे के संथानम, और जो 15th हैं करंट में उसके हैं NK सिंह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 280 पार्ट 12, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, क्वीनियली यानी 5 साल में, मेंबर्स 1+4 अभी बताया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन, किस क्वालिफिकेशन होएगा पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। इनका टेन्योर एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, 5 साल के लिए जनरली होता है, लेकिन ये डिसाइड प्रेसिडेंट करता है, मतलब इसका एक्सटेंड भी करा जा सकता है और करा भी है। पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। अब देखो ये जो पैसा होता है ये किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये जो पैसा डिवाइड करते हैं ये बेसिस हैं वो है पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट। ये आपको याद होना चाहिए, ये 6 के 6 आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले तो एक एरिया है, ऐसे याद कर लो, फिर एरिया के अंदर में कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, कुछ लोग रह रहे हैं यहीं पे, साथ में कुछ पेड़ पौधे भी हैं, द फॉरेस्ट भी हैं, इस आदमी के हाथ में कुछ पैसा है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, कुछ पैसा है, और ये कितना पैसा और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब ये आगे जो जनता है 10 बच्चे पैदा कर रहा है कि 2 ही बच्चे पैदा कर रहा है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट। ये सरकार, यहाँ की जो सरकार बैठी है वो खुद कितनी कोशिश कर रही है टैक्स कलेक्ट करने की। अगर तुम टैक्स ठीक ठाक कलेक्ट कर रहे हो, तुम खुद कोशिश अच्छी कर रहे हो, तो तुम्हें 2.5% एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, मतलब 2.5% वेटेज जो है वो इसका होगा। पॉपुलेशन का जो वेटेज होगा वो होगा 15%, फॉरेस्ट का जो वेटेज होगा वो होगा 10%, इनकम डिस्टेंस का जो वेटेज होगा कि कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, और जो अमीर है वो कितने अमीर हैं, गरीब हैं जो कितने गरीब है, इस इनकम डिस्टेंस का जो वेटेज होगा वो होगा 45%, ठीक है, मैक्सिमम वेटेज 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5 और टैक्स एफर्ट का 2.5%, एरिया का 15, पॉपुलेशन का 15, ठीक है। तो पॉपुलेशन का कितना 15, इस एरिया का कितना 15, फॉरेस्ट इकोलॉजी का कितना 10, इनकम डिस्टेंस का कितना 45, मैक्सिमम। पैसा तो हमेशा भारी होता है सब पे, इनकम 45%, ठीक है, और 2.5% इनके अपने टैक्स एफर्ट का। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। 15 फाइनेंस कमीशन में इसको लिया गया है, और शेयर इन डिविजिबल पूल जो है ना ये 42% हुआ करता था, पहले हम डिवाइड करते थे, अभी 15 फाइनेंस कमीशन में 41% इसको कर दिया गया है। कंसर्न्स क्या है, इश्यूज विद द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टेट्स के बीच में आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है ना उसने क्या करा है कि 2011 के जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं उनको बेसिस बना के देख रहे हैं, है ना। अभी आप यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पॉइंट है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस,
है ना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो पहले तो क्या था कि 1971 की पॉपुलेशन को यूज़ किया जाता था, अब 2011 की पॉपुलेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं ना, उनका ये कहना है कि अगर हमने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के, पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के एफर्ट ले लिए, तो क्या अब हमको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो हमको पैसा कम मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस बात पे एक कंटेंशन है जो फाइनेंस कमीशन के सामने है। ये अपन ने देख ही लिया है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कैसे नहीं होगी, 280 अपन ने सब देख लिया है, 4 मेंबर्स हैं, इट इज़ अगेन, सो वी हैव डन इट। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, इशू विद द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। देखो, स्टेट के पास में कुछ रेवेन्यू आता है और स्टेट के पास में उनका खुद का एक्सपेंडिचर होता है, ये स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। अब स्टेट के पास में जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी जितना नेगेटिव ये फिगर आ रहा है, उसको अपन कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, दिस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब द रैशनल फॉर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स इज दैट एवरी स्टेट शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस टू इट्स रेजिडेंट्स, ठीक है। मतलब एक सर्विस तो आपको स्टेट्स को देनी ही होती है, तो हम क्या करते हैं, उनका जितना डेफिसिट पड़ रहा है वो पैसा हम उनको ग्रांट्स के फॉर्म में देते हैं। फाइनेंस कमीशन ये स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियल इनकैपेसिटी और फाइनेंशियल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक तो होता है इनकैपेसिटी कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी फिर भी मैं इतना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया। एक होता है कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसा अगर हम कम भी कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स में तो भी बाकी तो सेंट्रल ग्रांट में दे ही देगा, उसको कहते हैं फाइनेंशियल फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिस्कल इनकैपेसिटी और फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में फाइनेंस कमीशन थोड़ा सा असमर्थ है, और वो कैसे डिटरमाइन करे, इसमें वो हमेशा स्ट्रगल करता है, ठीक है। अब एरियाज ऑन विच 16 फाइनेंस कमीशन शुड कॉन्सेंट्रेट, वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिच स्टेट्स कैसे कॉम्पनसेट करेंगे पुअर स्टेट्स को, 1। एंड द चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे किसके, सोलवे फाइनेंस कमीशन की, टू इंश्योर दैट दिस हैपन्स विदाउट फर्दर डीपनिंग द डिवाइड बिटवीन द स्टेट्स नॉर्थ एंड द साउथ। मतलब रिच और पुअर के बीच में और नॉर्थ और साउथ के जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ना नहीं चाहिए। इस तरह से फाइनेंस कमीशन जो डेवल्यूशन का फॉर्मूला बनाए और जो डेवल्यूशन करे वो इस तरह से होना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रख के होना चाहिए। उसके अलावा सेस और सरचार्ज, आपको पता है सेस और जो सरचार्ज होते हैं ना, ये पूरे के पूरे सेंटर के खाते में जाते हैं, इनको बांटना नहीं पड़ता फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी, सिर्फ टैक्सेस का बंटवारा होता है, ओनली द टैक्सेस नॉट द सेसेस एंड द सरचार्ज। तो आप जब टैक्स को बढ़ाते हो तो उसमें सेंटर के पास में, अकेले के पास में पैसा नहीं रहता, वो पैसा स्टेट्स को देना कंपलसरी है, जैसा फाइनेंस कमीशन कहता है। लेकिन जब आप सेस और सरचार्ज लीवी करते हो, है ना, तो उस केस में आपको अपना पैसा बांटना नहीं पड़ता, वो पैसा सेंटर अपने पास रख सकती है रिटेन करके, और जैसा उसका मन में आए वैसा खर्च कर सकती है। इसका ड्रॉबैक क्या है, वो पैसा उन स्टेट्स को भी दे सकती है जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है, बजाय उनको जिनको उनकी ज़रूरत है, ओके। बट डूइंग सो वुड रिक्वायर द सेंटर टू प्रोवाइड द स्टेट 41 पैसा फॉर एवरी रुपी रेस्ट, क्योंकि 41% डेवल्यूशन है ना, टैक्स बढ़ाओगे तो हर 1 रुपये पे 41 पैसा स्टेट ले जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप सरचार्ज बढ़ाते हो, पूरा का पूरा पैसा तुम्हारा, ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीबीज, ये जो फ्रीबीज बांट रहे हो, मोदी साहब ने तो इसे कहा था रेवड़ी कल्चर थोड़े दिनों पहले, कि रेवड़ियाँ क्यों बांट रहे हो भाई साहब। देखो FRBM एक्ट है ना, फ्रीबीज को रिस्ट्रिक्ट करता है ना, कि आपका कुछ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसमें आप पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज with a range of ±2%. Now governments have however devised innovative methods to increase debt without it showing up in the budget books, है ना। अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, ऐसे इनोवेटिव मेथड निकाल लिए हैं कि वो क्या करते हैं, अपना डेट ले लेते हैं बाहर से और उसको किताबों में नहीं शो करते। अब ऐसे कोई तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो पैसा तो ले रहे हैं, मतलब उनका डेट तो बढ़ रहा है, उनका डेफिसिट तो बढ़ रहा है, लेकिन बजट की किताबों में नहीं दिखा। फाइनेंस कमीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फिजिकल सस्टेनेबिलिटी शुड ले डाउन द गाइडलाइंस ऑन द स्पेंडिंग ऑन फ्रीबीज। फ्रीबीज में आप कितना खर्चा कर रहे हो ना, उसके ऊपर कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए, किताब बनानी चाहिए रैदर, ठीक है। दैट इज इट। ये मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फ्रांस नहीं है, फाइनेंस कमीशन है ऑफ इंडिया, एनेबल द स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल पोजिशन। इनसे स्टेट्स की फिजिकल पोजिशन कैसे इंप्रूव हुई है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया? फाइनेंस कमीशन प्लानिंग करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है, पार्लियामेंट प्लानिंग करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट करता है। इनमें से कौन से भाई साहब प्लानिंग करते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर देखो मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट तो है, इसका तो काम ही यही है कि प्लान करना, पॉलिसी बनाना, तो ये तो करती है। द आंसर इज येस। ठीक है, वैसे तो आप आजकल ऐसे ऑप्शंस आते नहीं है 5 वाले, लेकिन 5 जिससे तो ये तो एलिमिनेट हो गया है ना, बचा ये या ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऐसे मिनिस्ट्रियाँ जो हैं इनका काम क्या होता है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, दीज आर द एग्जीक्यूटिव बॉडीज, दे आर नॉट लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो जहाँ जहाँ पे 3 और 4 है उसे हटा दो, यहाँ पे 3 है 4 है इसे हटाओ, फिर यहाँ पे 3 है 4 है इसे भी हटाओ, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचा 1, 2 एंड 5। 1 इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन प्लानिंग करता है या फाइनेंस कमीशन एक एडवाइस देता है? तो फाइनेंस कमीशन प्लानिंग नहीं करता, फाइनेंस कमीशन एडवाइस देता है। तो 1 भी हट गया, आंसर इज 2 एंड 5। ओके। स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, और ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर करवाती हूँ अभी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और इस क्लास को बार बार सुन लीजिएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा। इजी है आज वाले टॉपिक्स, तो सारे इतने कोई टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेम इज वेंट विद रश्मि। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी हु वांट्स टू गो थ्रू ऑल दीज करंट अफेयर्स थिंग्स। तो उनको आप देखिए, सुनिए, एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।